सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल हिंदी वाले में। और हम आज पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। तो पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ चित्र लगाए गए हैं, तो उन चित्रों को ऐसे देखें कि वो आपको समझने के लिए कुछ इंगित हैं, कुछ इशारे हैं, आपकी समझने में मदद करेंगे। सुनते हैं कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिल कर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है बड़े जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार रूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। हालांकि यह कविता हिंदी की सबसे सरल कविताओं में से एक है, फिर भी हम इसे समझने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे और कुछ संकेत लेंगे जो इनके विषय में एनसीईआरटी में लिखा गया, जो इस कविता के विषय में लिखा गया, और उन संकेतों के आधार पर हम इस कविता को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बात और ध्यान रखें कि इस कविता को समझाते हुए
हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस यानी काव्य सौंदर्य के तत्व उनके विषय में बात करेंगे, तो उनको बार बार ना बताना पड़े, एक बार आप उनको सीख लीजिए और उसके बाद उनका अलग कविताओं में फिर से उसी तरह से उसी सीख का इस्तेमाल करते हुए उस कविता को भी समझ लीजिए। तो जब भी हम एक कविता आपको पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ऐसी बात बताएंगे जो दूसरी जगह भी हो सकती है। जैसे मान लो कि हमने आपको अनुप्रास अलंकार बताया, तो हर बार ना बताना पड़े कि यहाँ पर है, उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी भी कविता के सौंदर्य को देखते समय हम उसके भाव सौंदर्य को पहले देखते हैं और फिर हम उसके शिल्प सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। प्रगतिवादी धारा के कवि ऐसे लोग होते हैं जो जन सामान्य के संघर्ष को, उन शोषण के विरुद्ध उनके संघर्ष को लिखते हैं। लेकिन केदारनाथ अग्रवाल इस अर्थ में प्रगतिवादी धारा के कवियों में विशेष हैं कि वो अपनी कविता में प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करते हैं, जबकि अन्य प्रगतिवादी धारा के कवि हो सकता है कि प्रकृति सौंदर्य का चित्रण ना करें। लेकिन इनके यहाँ दो धाराएं चलती हैं, एक तो वो जन सामान्य का संघर्ष लिखते हैं और दूसरा प्रकृति सौंदर्य। जैसे इनकी कविता मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे गलते देखा, ढलते देखा, गल गल करके, ढल ढल करके, गोली जैसा चलते देखा, वो जन सामान्य के संघर्ष को प्रकट करती है। और यह कविता पूरी की पूरी तरह से प्रकृति सौंदर्य पर आधारित है। इसमें जन सामान्य का संघर्ष नहीं दिखाया गया है। ठीक इस कविता में प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है। प्रकृति जैसी है वैसा उन्होंने उसको दिखाया है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला। इस कविता को उन्होंने बनाया भी बहुत अच्छे ढंग से है। इनकी कविता मुक्त छंद की कविता है, लेकिन फिर भी उसमें संगीतात्मकता है, संगीत है। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और इसलिए उन्होंने बुंदेलखंड के समाज का जो रोज चलने वाला, रोजमर्रा का चलने वाला जीवन है उसका चित्रण किया है। और उसमें एक खास बात हमें दिखाई पड़ती है कि वो इस समाज में खुलापन है। आप देखिए कि जो अलसी है वो अलसी ही नहीं है, उसके अतिरिक्त भी कुछ है। और जो चना है मुरैठा बांधे वो व्यक्ति को दिखाता है। और गांव के परिवेश में कैसे लोग इतने खुले हैं कि एक दूसरे के साथ प्रेम से उठ बोल लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। समाज में इतने बंधन नहीं है कि कोई महिला पुरुष से ना बोले और पुरुष महिला से ना बोले। अगली बात जो देखने की है कि कविता को लोक भाषा के निकट लाते हैं। कैसे? उन्होंने इस कविता में ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया है जो लोक भाषा के हैं, यानी कि अपनी देशज शब्दों का प्रयोग किया है और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए बिंबों को बड़ी आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस कविता में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो देशज शब्द हैं और उनसे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखेंगे, एक शब्द है मेड़, मेड़ देशज शब्द है। आगे है बीता, एक बालिस्त के बराबर, ठिगना, मुरैठा। तो इस तरह के शब्दों से गांव की भाषा, गांव का परिवेश अच्छे तरीके से चित्रित हो पाता है। कवि का इस कविता में प्रकृति के प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, वो दिखाया गया है। वो गहना नामक एक जगह से लौट रहा है और लौटते समय वो आकर्षित हो जाता है अपने खेत खलिहान और उनका प्राकृतिक परिवेश देखकर। मैंने इस कविता को पढ़ाते समय एक बात बताई थी कि कविता क्या है। निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जिनके साथ हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, जैसे खेती है या कुम्हारी कला है, मतलब बर्तन बनाने की कला, तो वो मिट्टी है, वो फसल है, अब भी हमारी संवेदना को छूती हैं, हमारी संवेदना को जगाती हैं। तो इसलिए चाहे आप खेती कर रहे हों चाहे ना कर रहे हों, खेत देखकर, हरे भरे खेत देखकर सबका मन प्रसन्न होता है। और ये इसका तो कवि का मन भी किसान मन ही है, तो उसका किसान मन अपने खेत खलिहान और उसके प्राकृतिक परिवेश के प्रति
सहज रूप में आकर्षित हो जाता है। और इस कविता में जो विशेष बात है कि यह कविता साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। आप पूरी कविता उठाकर देख लीजिए, उसमें वो कौन कौन सी बातें कर रहा है। चने की बात कर रहा है, अलसी की बात कर रहा है, खेत की बात कर रहा है, पोखर की बात कर रहा है, पत्थरों की बात कर रहा है और चित्रकूट की धरती की बात कर रहा है। और उसी सब में एक असाधारण सौंदर्य उसने देख लिया है। एक और जो खास बात है कि इस सौंदर्य को जो इन साधारण चीज़ों में सौंदर्य भरा है, उसको शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में वो सुरक्षित रखना चाहता है। किस पंक्ति में ये बात व्यक्त हुई है देखेंगे तो कविता में एक पंक्ति आई है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ देखेंगे ये पंक्ति है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो वो कवि प्रेम की इस प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ हमेशा देखना चाहता है। भले ही ये विजन है, बिल्कुल सुनसान जगह है, लोगों से भरी पूरी नहीं है, लेकिन यह व्यापारिक नगर से दूर है। और नगर के साथ व्यापारिक विशेषण इस अर्थ में कि नगर उस जगह का नाम है जहाँ हर चीज़ का व्यापार होता है, हर चीज़ पैसे से मिलती है और जहाँ प्रेम भी व्यापार है, जहाँ प्रेम भी अपने सच्चे स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ता। तो इस तरह से हम इस कविता के भाव सौंदर्य को लगभग समझ लिए हैं। अब हम इस कविता के शिल्प सौंदर्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो शिल्प सौंदर्य में हमने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग हुआ है और उसके लिए मुझे एक एनिमेशन मिला। The sun is setting in the horizon. The evening breeze begins to blow. I climb up my tree into its mighty branches as the stars in the east start to glow. A few leaves fall, swirling in the breeze. They silently dance in my eye as the wind carries them along, as the sunlight begins to die. The crickets begin to chirp. The moonlit creatures start to emerge. Some birds fly over the setting sun as the dark blanket of night starts to merge. I feel different, one with nature. Up here in the wind, all wild and free, as if I am connected to the universe, me, a small leaf hanging from my tree. Imagery is a poetic device that uses descriptive language to awaken our five senses. Imagery adds specific details to the work, and these details are like brushstrokes that add depth and set the tone of the poem, like painting a picture with all available colours. The poet has used specific descriptions to bring their tree to life. The leaves of the tree don't just fall, they swirl and silently dance. Moonlit creatures chirp and camouflage with the dark blanket of night. These specific images show us how the poet connects with nature, as if they are a small leaf on a mighty tree. Why do we use imagery? Imagery stimulates the imagination, taking the audience to different places in their mind, helping them to feel, see, hear, smell and taste the world within the poem. इमेजरी को हिंदी में बिंब कहते हैं। इसको कहते हैं बिंब। और बिंब जैसा कि आप जान गए हैं 5 तरीके के होते हैं और ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं। तो हिंदी में इनके नाम थोड़े अलग होते हैं, उनको देख लेंगे। तो पहला होता है दृश्य बिंब। दृश्य बिंब का मतलब होता है जो हम देखकर, जो हमारी देखने की सेंसरी ऑर्गन मतलब ज्ञानेंद्रिय को स्टिमुलेट करे, उसको उत्तेजित करे, उसको प्रतिक्रिया देने को मजबूर करे। तो एक होता है दृश्य बिंब और दूसरा होता है श्रव्य बिंब, सुनने से संबंधित, और तीसरा होता है घ्राण बिंब, सूंघने से संबंधित।
नासिका से, और उसके बाद है स्पर्श बिंब छूने से संबंधित, और एक होता है स्वाद बिंब यानी स्वाद से संबंधित। तो 5 तरह के बिंब, 5 तरह की ज्ञानेंद्रियाँ। इस कविता में भी बिंबों का प्रयोग खूब किया गया है, बहुत किया गया है। सबसे पहले देखेंगे तो पहली जगह पर ही इसमें दृश्य बिंब है, यहाँ पर भी दृश्य बिंब है, और यहाँ पर दृश्य और श्रव्य बिंब दोनों हैं। यहाँ पर दृश्य बिंब है, दृश्य बिंब है, यहाँ पर श्रव्य बिंब भी है। और सबसे नीचे जब आप जाते हैं और ढेर सारे दृश्य बिंब हैं, ढेर सारे दृश्य बिंब, सारे दृश्य बिंब ही हैं। उसके बाद जो आप अंत में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जब सुग्गे का स्वर और सारस का स्वर सुनाई पड़ता है तो वहाँ पर श्रव्य बिंब है। और इस तरह से ये कविता अपने विविध रूप में, बहुत विस्तृत रूप से बिंबों का प्रयोग करती है, आपकी सेंसेस को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि आप इस कविता के साथ जुड़ पाएं। The moon is a pale radio, her volume down too low. A pool, a room of whispers, unspoken and unknown. Despite her ragged edges and waxing unconstant form, she murmurs to me gently to watch as she's reborn. There's something so magnetic that we search through velvet blues of night. Eyes resting on her pale face, but never her dark side, out of sight. I wonder if she watches us like ants far below. If she keeps pages, day by day, of what it is she knows. We've found tears of silver in her spotlight and faces in her skin. We've sent rockets up to meet her, to quench our thirst to win. But as the tides ebb and flow, she'll still be hanging there. We will be long gone. I wonder if she cares. Personification is a poetic device which gives human qualities to non-human things or abstract concepts, such as feelings or ideas. It describes something as if it were a person. The moon is an inanimate object, yet by personifying it as a woman, the poet has brought the moon to life. They give the moon human characteristics, such as whispering, murmuring, watching, and knowing. When the poet says she murmurs to me gently, what kind of person do you think the moon is? Does she remind you of someone you know? So why do we use personification? Personification is used to make a connection between the audience and the object or ideas in the poem. By giving an object or abstract concepts thoughts, feelings, and experiences, we can relate to it. It draws us in to imagine that the moon could be watching over us. तो अभी आपने समझा कि जब किन्हीं निर्जीव या अलग तरह की चीज़ों पर, गैर मानवीय चीज़ों पर, मानवेतर चीज़ों पर, मानव से इतर मतलब दूसरी चीज़ों पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। वास्तव में मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन जो है वो वेस्टर्न है और उधर से ही आया अलंकार है, विदेशी अलंकार है। हमारे यहाँ मानवीकरण जैसा अलंकार नहीं पाया जाता था, और इसका पहली बार प्रयोग हिंदी में सुमित्रानंद पंत जी करते हैं। हाँ, एक मानवीकरण है, एक दूसरा ओनोमोटोपोइया मतलब कि ध्वनि अलंकार। तो वो जो ध्वनि अलंकार वो ध्वनि विज्ञान वाला नहीं। तो ये जो दो हैं ये इनको वेस्टर्न फिगर्स ऑफ स्पीच माना जाता है, और उसका यहाँ पर प्रयोग है। ध्यान दें कि कहाँ पर इसका प्रयोग है। तो
देखें इस ठिगने चने में, क्योंकि वो मुरेठा शीश पर बांधे है छोटे गुलाबी फूल को और सजकर खड़ा है। सजकर खड़े होने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य की है, चने की नहीं है। तो चने को एक पुरुष जैसा दिखाया गया है जो सजकर खड़ा हो गया है। उसके साथ ही जो अलसी के साथ ये जो विशेषण लगा दिए हैं कि वो देह की पतली है, कमर की लचीली है, साथ ही साथ नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर वो कह रही है कि इसको जो छुए उसको मैं हृदय का दान दे दूं, यहाँ पर भी है मानवीकरण और अलसी का मानवीकरण किया गया है। सरसों भी है तो सरसों का भी मानवीकरण किया गया है और सरसों के लिए कहा गया है कि वो सबसे सयानी हो गई है, उसने हाथ पीले कर लिए हैं, वो ब्याह मंडप में पधारी है। तो यहाँ देखेंगे सरसों को उस बालिका की तरह, उस युवती की तरह दिखाया गया है जिसकी अब उम्र विवाह योग्य हो गई है और वो विवाह के लिए तैयार होकर ब्याह मंडप में आ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर सरसों का भी मानवीकरण किया गया है। साथ ही साथ फागुन महीने को फाग गाता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर फागुन महीने को फाग गाना दिखाना भी फागुन महीने का मानवीकरण है। और इसके बाद जो पंक्तियाँ हैं, इसके बाद इन पंक्तियों में खास तौर पर विवरण है, इमेजरी है और उस इमेजरी को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर केवल इमेजरी है, लेकिन फिर जाकर पत्थरों पर जब बात करते हैं तो फिर एक मानवीकरण जैसा ही करते हैं कि पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। आगे देखेंगे यहाँ पर जो ये कुछ अंश आए हैं, यानी कि कुछ पैराग्राफ हैं, कुछ अनुच्छेद हैं इसके, तो उसको देखेंगे कि यहाँ पर एक तो अभिधापरक अर्थ है और दूसरा व्यंजनापरक भी अर्थ है। तो यहाँ अभिधापरक अर्थ आपकी समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजना है। ध्यान दें कि अभिधा जब अपना अर्थ देकर शांत हो जाती है तो उसके बाद व्यंजना होती है, यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ पर कविता में होगी वहाँ पर उसका मूल अर्थ तो रहेगा ही और उसके साथ एक कोई दूसरा अर्थ भी निकलेगा। तो यदि हम इस पंक्ति को देखें कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। तो यहाँ पर इशारा ऐसे लोगों की तरफ है जो बगुला भगत होते हैं। बगुला भगत मतलब दिखने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनके मन में कपट होता है और वो मौके की ताक में रहते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वैसे ही वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे लोग ग्रामीण वातावरण में अब बहुत आने लगे हैं और कवि को उनके प्रति आशंका है और इसीलिए वो उस दृश्य को उस चीज़ से जोड़ देता है। साफ साफ उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारा किया है ऐसे लोगों की तरफ जो ग्रामीण परिवेश में अब भोले भाले ग्रामीणों का, मतलब जो मछलियां हैं भोले भाले ग्रामीण, उनका शिकार करने के लिए बगुला भगत बने हुए हैं। अगली पंक्ति भी ऐसे ही लोगों की तरफ इशारा करती है जहाँ पर वो काले माथ वाली चतुर चिड़िया का बात करते हैं। तो काला माथ यहाँ पर है बुरे विचार, यानी कि उनकी सोच गंदी है। वो ना चतुर चिड़िया हैं, उनके पंख तो सफ़ेद हैं, यानी वो सफ़ेद पोस हैं, लेकिन इस गांव के भरे पूरे शांत वातावरण पर वो टूट पड़ते हैं और कोई न कोई एक ग्रामीण का शिकार कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं दूर। इसके बाद की पंक्ति में व्यंजना नहीं है, यहाँ पर उसने स्लो जिंदगी, अपनी जो स्लो मोशन वाली ज़िंदगी है जहाँ आपाधापी नहीं है, उसको बताया है कि मैं गांव में हूँ और गांव में होने का मतलब है कि मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मुझे बॉस की डांट का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं टाइम से नहीं पहुँचूँगा तो मुझे कोई समस्या आ जाएगी। तो शहर की आपाधापी से किस तरह से दूर है, वो कंट्रास्ट, वो दोनों में अंतर यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ जब आगे की पंक्तियों में बढ़ते हैं तो वहाँ सीधे सीधे पर एक
दृश्य बिंब है और फिर कुछ श्रव्य बिंब हैं। अंत में जब वो कहता है तो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ हरे खेत में और मैं सच्ची प्रेम कहानी को सुन लेना चाहता हूँ चुप्पे चुप्पे। तो यहाँ पर सारस का ही प्रयोग क्यों? क्योंकि सारस प्रेम का प्रतीक है। जैसे लिखते हैं कि सारस जोरी कौन हरि मार बियाधा लीन झुरी झुरी पिंजर भय गई बिरह काल मोहिदीन। और वहाँ पर यही बात वो प्रदर्शित करते हैं। सारस के बारे में विख्यात है कि एक सारस को कुछ हो जाता है तो दूसरा सारस भी उसके लिए प्राण दे देता है या दे देती है। तो इस तरह का प्रेम दुर्लभ है, एक निष्ठ प्रेम है ये, और ये दूसरी जगह पर दुर्लभ है। कवि की निष्ठा भी इसी एक निष्ठ प्रेम में है और वो इस ग्रामीण जीवन में इस प्रेम कहानी को सुन लेना चाहता है। मतलब ये कि वो इस संवेदना को बचाए रखना चाहता है। तो इस तरह से मैंने इस सब कविता को आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, और यदि ये कविता आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और कोशिश करें कि जो आपके साथी हैं जिन लोगों ने ये कविता नहीं पढ़ी थी उनके साथ इसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।